आज के कुमार अरिहंत जी के जन्मदिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सब के सम्मान्य दत्तात्रेय जी, मेरे को लगातार आध्यात्मिक रूप से हमेशा मार्गदर्शन देने वाले गुजरात के हमारे वड़ताल से पधारे हमारे आदरणीय संत श्री नूतन स्वामी जी, मेरे मित्र कुमार कपिलेश्वर जी, उनकी धर्मपत्नी बहन कविता जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, सबसे पहले तो अरिहंत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर एक अच्छी पुस्तक राज दरभंगा का विमोचन भी किया गया। 2014-15 से मेरा लगातार बिहार में दौरा होता रहा और बिहार में जब मैं पहली बार दरभंगा पहुंचा तो मैं दरभंगा का स्थापत्य देखकर, विशेष रूप से पूरा जो विश्वविद्यालय क्षेत्र, उसको देखने के बाद मेरे को लगा कि आज़ादी से पहले भी दरभंगा राज में स्थापत्य को लेकर, कला को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत सारा कार्य हुआ और मेरी उत्सुकता भी जगी। और फिर आज़ादी के पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी, उसके लिए मुक्त रूप से दरभंगा राज की तरफ से सहायता दी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज खोला गया। मेरे काफ़ी मित्र भी मिथिला क्षेत्र में रहे, कुछ सम्मान्य लोग भी रहे और सबसे कहीं ना कहीं मेरे को अनेकों प्रकार के मिथिला के समसामयिक राजनीतिक सांस्कृतिक विषयों की जानकारी भी मिली। लेकिन भारत में राजऋषि जनक की जो धरती मिथिला कही जाती है, ये वास्तव में राजा जनक के समय से ही विद्वानों की धरती रही और इसीलिए अष्टावक्र गीता का जो प्रादुर्भाव हुआ वो मिथिला की धरती पर हुआ। और इतना ही नहीं, भारत की परंपरा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के जो संवाद हैं, जो रुद्रनायक उपनिषद में आते हैं, उनकी स्थली भी मिथिला ही रही। और मंडन मिश्र जी का जो शंकराचार्य जी के जो संवाद हुआ, उनसे भी शास्त्रार्थ करने वाली मिथिला की ही भारती उन्होंने शास्त्रार्थ किया। ये स्त्रियों की शिक्षा की परंपरा, विद्वता की परंपरा, ये मिथिला का बड़ा वैशिष्ट्य रहा। और इसलिए वाचस्पति मिश्र ने वेदांत की व्याख्या करी हो और भारत के जो दर्शन, हमारी षड्दर्शन परंपरा रही है, उसमें जो हमारा न्याय दर्शन है, ये न्याय दर्शन के जो गौतम ऋषि ने अपनी जो परंपरा दी है वो मिथिला से ही दी है। और इसलिए दुनिया में जब फिलॉसफी की बात चलती है तो पश्चिम की फिलॉसफी से हमारी भारतीय परंपरा में एक बड़ी बात रहती है कि हमारे यहाँ बड़ी परंपरा जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने की है। लेकिन जो भारत में न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने दिया, वो बेसिकली सांसारिक जीवन को जीने का एक बहुत मूलभूत मार्ग दिखाता है। और इसलिए केवल दर्शन में शुद्ध एकेडमिक रूप से तर्क खड़े कर देना वो न्याय दर्शन की परंपरा नहीं है। तर्क से, वाद से, संशय से, दृष्टांत से, सिद्धांत से, प्रमाण से, प्रयोजन से, ये जो उन्होंने न्याय शास्त्र के जो 16 सिद्धांत प्रतिपादित किए,
वो मिथिला की धरती से ही न्याय दर्शन ये पूरी दुनिया को मिला है। और इसलिए जब मेरे को कुमार कपिलेश्वर 10 साल पहले मिले तो मैंने उन्हें कहा कि भाई इस समय देश में जो राजनीति है उसमें बहुत उठापटक है, द्वेष है, द्वंद्व है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी परंपरा रही है, आप राजनीतिक रूप से मत आइए, पर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपके जो पूर्वजों ने काम किया है उस वैशिष्ट्य को लेकर मिथिला में आगे बढ़िए। और मुझे खुशी है, उन्होंने पिछले वर्ष एक साहित्य सम्मेलन का नेतृत्व किया और मेरा ये मानना था कि एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक थाती, सांस्कृतिक विरासत हमारे पास मिथिला में है। मेरे को विशेष रूप से मार्गदर्शन करने वाले बड़े श्रद्धेय माननीय सुरेश जी ने एक बार मुझसे कहा, माननीय सुरेश सोनी जी ने, कि एक बार मिथिला में चल कर के ललित नारायण मिश्र संस्कृत महाविद्यालय का दौरा करना चाहिए। वो वहाँ पे गए, 62 बीघा जमीन बागमती नदी के बिल्कुल बीच में महाराजा दरभंगा ने दी और उसका जो पांडुलिपियों का हाल हमने देखा, हमारा मन उससे काफी द्रवित हुआ। मैंने कहा कि इनको वापस से इसको संभालना चाहिए और ये एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार उस सब पांडुलिपियों का वापस से डिजिटलाइजेशन कर रही है। ये हमारे देश की थाती है। लेकिन ये जो देश का ज्ञान है, देश का तर्क है, ये केवल शुष्क राजनीतिक वातावरण में सिमट कर केवल भलाई बुराई में ना रह जाए। पिछले 11 वर्षों में एक प्रक्रिया शुरू हुई है। ये प्रक्रिया आगे तब जाएगी जब उसके व्यवहारिक उपयोग को, उस जीवन दर्शन की मान्यताओं को, उसके मूल सिद्धांतों को तर्क के साथ हम स्थापित कर सकेंगे। और इसलिए मिथिला की परंपरा में केवल ज्ञान और तर्क नहीं रहा, आज चित्रकला में भी मधुबनी पेंटिंग को हम सब लोग जानते हैं। और इतना ही नहीं, मिथिला दरभंगा के राज के समय में मिथिला में ध्रुपद परंपरा को भी काफी रूप से आगे बढ़ाने की बात की गई। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में हमने सबसे जो ऊपर तत्व है वो शक्ति के तत्व को माना है। और इसलिए महाराज जी भी वैष्णव हैं, वैष्णव संप्रदाय में भी वृंदावन की मालकिन श्री जी राधा जी हैं, राम मंदिर में भी सीता जी हैं, शिव परंपरा में भी उमा और शक्ति की परंपरा का उपयोग रहता है। लेकिन मिथिला की सांस्कृतिक परंपरा में और मिथिला के जिस परिवार से कुमार कपिलेश्वर जी संबंध रखते हैं, उस परिवार का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य शक्ति परंपरा का रहा है, 10 महाविद्या का रहा है। और भारत में केवल मिथिला ही नहीं, ऊपर नेपाल तक भी जब आप जाएंगे तो 10 महाविद्या का काफी प्रभाव और शाक्त परंपरा का प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे हुकुमदेव जी तो खाटी समाजवादी थे, लेकिन वो भी नियमित रूप से काली की और शक्ति की पूजा किया करते थे। ये परंपरा मैंने बहुत संस्कार के रूप में मिथिला में देखी है। और इसलिए 10 महाविद्या परंपरा में जो राजनगर के मंदिर हैं, हमारी जो पूजा पद्धति के 2 भाग रहते हैं। एक जो बहिरंग पूजा है, जो शक्ति की मात्र रूप की जो अवधारणा है, जो श्री यंत्र की अवधारणा है, वो जागरण है। लेकिन उसके बाद श्री विद्या का जो मूल तत्व है, उसके आज भी बड़े ग्रंथ मिथिला के अंदर श्री विद्या के उपस्थित हैं। और ये केवल आडंबर नहीं है, ये केवल कोई तंत्र नहीं है, ये जीवन और जगत के व्यवहारिक सत्यों को जानने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और ये बात मैं कोई श्रद्धा के साथ नहीं कह रहा हूं, मैं तर्क के साथ कह रहा हूं। मैंने मिथिला के मेरे मित्र अमन झा यहाँ बैठे हैं, उनकी माताजी प्रोफेसर रही हैं, उन्होंने मुझे मिथिला के किसानों का इतिहास भी पढ़ने को दिया, पीएचडी उन्होंने किया, मैंने उसको भी पढ़ा है।
मैंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे संघर्षों को भी पढ़ा है, लेकिन पढ़ने के बाद भी मैंने कुमार कपिलेश्वर जी से कहा कि एक ऐसा अंतर्भूत आपके पास सांस्कृतिक विरासत का तत्व है जिसके माध्यम से हम वापस से नए रागों के सृजन को, नई चित्रकला और सृजनात्मक अभिव्यक्ति को, नए व्यक्ति की चेतना के उच्च स्तरों को पाने की जो हमारे पूर्वजों ने एक बड़ी रचनाएं खड़ी करी थी, उनको जानने का प्रयास कर सकते हैं। और इतना ही नहीं कि हमारे यहाँ पर हिंदू समाज में जो आपस में संपत्ति के बंटवारे का जो स्कूल है, मिताक्षरा और दायभाग 2 स्कूल है, और मिताक्षरा स्कूल का भी जो गवर्नेंस के सिद्धांत हैं, जो उत्तराधिकार के गवर्नेंस के सिद्धांत हैं, जिसके कारण आज के समय में भी लॉ में माना जाता है, वो उसकी उत्पत्ति भी मिथिला से है। इतनी बड़ी परंपरा को केवल हम कुछ तुच्छ राजनीतिक वातावरणों में छोड़ दें, ये संभव नहीं है। हमको राजनीति को एक बड़ी दृष्टि को खड़ा करने के लिए राजनीतिक विषयों और आंदोलनों के साथ भारत के मूल सांस्कृतिक तत्वों को जिन्होंने चिंतन किया है, उसको उसमें से आडंबर और ढोंग के पक्ष को निकाल दें, उसमें से जो जड़ताएं हैं उसमें निकाल दें, उसमें जो मूल तत्व है, जो चैतन्य है, उसको आधुनिक जीवन और समाज के साथ जोड़ें। और मैं ये विश्वास करता हूँ, हमारे नौतन स्वामी जी तो विशेष आग्रह पर राजनगर जाकर के आए और उन्होंने भी मेरे सामने बहुत अच्छा वर्णन किया। बहुत सारे विषयों को लेकर के देश भर में वो घूमते रहते हैं और इन विषयों को लगातार जोड़ने का हम काम करते हैं। लेकिन हमारी षड्दर्शन परंपरा की, जो न्याय दर्शन की परंपरा है, जो कला है, जो संगीत है, जो साहित्य है, और जिसके लिए मिथिला परिवार ने, दरभंगा परिवार ने काम किया, लेकिन उससे भी ऊपर मिथिला अपने आप में देश के एक बहुत बड़े सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करता है। मिथिला की सांस्कृतिक परंपरा भारत की सांस्कृतिक परंपरा पे गर्व करने लायक है। आज इस अवसर पर हम उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लें। और मैं नौतन स्वामी जी की इस बात को कहना चाहता हूं कि राजनगर के जो मंदिर बने थे वो सांस्कृतिक चेतना का कोई वार्षिक कार्यक्रम का आधार बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।